में देखेंगे, देखिए हिंदी साहित्य में सबसे सर्वप्रथम भाषा कौन है? यदि कहा जाए कि भाषाओं की जननी, देववाणी, वेदवाणी, किस भाषा को माना जाता है, किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत भाषा ना। देखिए सर्वप्रथम भाषा है संस्कृत। अच्छा, संस्कृत के पहले भी कोई भाषा रही होगी ऐसा प्रमाण ही नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि संस्कृत के पहले भाषा रही होगी। संस्कृत सर्वप्रथम भाषा के रूप में दिखाई पड़ती है और इस भाषा को अन्य अन्य नामों से जानते हैं। जैसे एक नाम इसका देववाणी है, देवताओं की वाणी देववाणी। देवता हो सकता है भाई प्राचीन काल में इसी भाषा को लेकर के आपस में वार्तालाप कर रहे हों, आपस में संभाषण करते हों, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हों ना, तो इसीलिए इस भाषा को देववाणी कहा गया। यह हमारे धर्म ग्रंथों की भाषा है, वेदों की भाषा है, इसीलिए इसे वेदवाणी भी कहा गया है, वेदवाणी। इसीलिए इस भाषा का नाम वेदवाणी भी है। यह देववाणी है, यह वेदवाणी है और यह भाषाओं, समस्त भाषाओं की जननी भी है, समस्त भाषाओं की जननी। जननी ना, संपूर्ण भाषाओं की उत्पत्ति इसी भाषा से हुई है, ऐसा जो है प्रायः माना जाता है। भाषाओं की जननी के रूप में इसको समझा जाता है। तो इतने इसके नाम समझ आए। ऋषि मुनियों की भाषा है, वेदों की भाषा है, हमारे देवताओं की वाणी है, समस्त भाषाओं की जननी है। अब इसका समय क्या रहा होगा? भाई हिंदी तो आज की ही है, ज्यादा समय नहीं हुआ उसको, लेकिन इसका संस्कृत का समय क्या रहा होगा? क्या बता पाएंगे आप? बताइए, जानते हैं? 1500 ईसा पूर्व संस्कृत का समय रहा होगा, ऐसा जो है इतिहासकार मानते हैं। लेकिन अगर जो है विद्वानों और जो विदेशी विद्वान हैं, जैसे जर्मन विद्वान मैक्स मूलर है, उनके अनुसार 1200 ईसा पूर्व से माना गया है, 1200 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। वहीं आप जो है दयानंद सरस्वती को लेंगे तो उन्होंने जो है सृष्टि का प्रारंभ माना है कि इसी भाषा से उसका हुआ है। जैसे ही जो है सृष्टि आरंभ हुई थी तभी यह भाषा ने जन्म ले लिया था। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है सृष्टि का आरंभ माना है, किसी ने 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व माना है, किसी ने जो है 2500 ईसा पूर्व माना है, किसी ने 6000 ईसा पूर्व माना है, किसी ने 4000 ईसा पूर्व माना है। ऐसे करके बहुत से विद्वान हैं, लेकिन जो है किसी का निश्चय नहीं हुआ। अब जो इतिहासकार मानते हैं, हम लोग जो है उन्हीं को देखेंगे कि माना कि इसका समय जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक रहा है, ऐसा जो है इतिहासकार मानते हैं। इसमें भी 2 कोटियां रही हैं, एक वैदिक संस्कृत रही, वैदिक संस्कृत, और दूसरी रही लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 प्रकार की संस्कृत थी, जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य रही होगी, ऐसा जो है लोग कल्पना करते हैं। तो वैदिक संस्कृत में क्या है और लौकिक संस्कृत में क्या है, इन दोनों में अंतर तो रहा ही होगा। इसीलिए तो भाई इसके 2 भाग हुए कि वैदिक संस्कृत अलग कर दिया, लौकिक संस्कृत को अलग कर दिया। भाई सबसे पहले यहां देखिए, संस्कृत आर्यों की देन मानी जाती है, आर्यों की देन। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यह संस्कृत आर्यों की देन है, आर्यों की भाषा है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य माने श्रेष्ठ होता है। तो यहां वैदिक संस्कृत में इसका जो समय रहा वह 1500
ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य रहा, ये माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक संस्कृत का समय रहा होगा और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य लौकिक संस्कृत रही होगी, ऐसा इतिहासकार प्रायः मानते हैं। अब वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, ब्राह्मणों की रचना हुई, आरण्यकों की रचना हुई और उपनिषदों की रचना हुई। वैदिक संस्कृत में देखिए क्या क्या रचा गया है। एक तो वेद रच दिए गए, वेदों के जो भाग रहे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए और वेदांग हो जाएंगे, वेदांग इत्यादि। ये जितने भी वेद से संबंधित हैं वह सभी वैदिक संस्कृत में आ जाएंगे। वेदों से संबंधित, वेदों को सरल बनाने के लिए उन्होंने कई उनके विभाग किए और वेदों का विभाजन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया, ऐसा मिलता है। अब यहां लौकिक संस्कृत कब से कब तक रही, तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य रही, लेकिन इसका आरंभ कब से माना जाता है, जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना आरंभ की थी। महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे रहा करते थे। वह नहा करके आए, स्नान करके आए, तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर क्रोच पक्षी का जोड़ा बैठा है और बहेलिये ने उस जोड़े में से नर पक्षी को मार गिराया। धनुष बाण उसमें धनुष चला दिया, बाण चला दिया तो वह नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो उसके जो चक्रवाकी थी उसके विरह को देख करके महर्षि वाल्मीकि को बहुत सी करुणा जागृत हो गई और करुणा के जाग जाने पर उनके मुख से एक श्लोक उमड़ आया, बोले मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमा शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनात एकम वधि काम मोहितम। ऐसा करके कहा कि भाई हे बहेलिये, तूने क्रोच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मार दिया, वो भी मैथुन करते समय। तू कभी भी 100 वर्षों तक ना जिए, अर्थात तू अभी का अभी मर जाए, ऐसा करके कह दिया। तो ब्रह्मा जी अवतरित हुए और उनके समक्ष आकर के उनको कहा कि वाल्मीकि तुम्हारे मुख से जो श्लोक निकला है वह अनुष्टुप छंद वाला है, तो किसी ऐसे पुरुषों में जो उत्तम रहा, ऐसे कोई किसी पुरुष का जीवन चरित्र लिखो। तो उन्होंने भगवान राम की कथा लिखी थी। उनको भी भगवान राम की कथा नारद मुनि ने सुनाई थी। नारद मुनि सुनाते गए, ये भगवान राम की कथा को लिखते गए, रामायण को लिखते चले गए। तो जब से रामायण ग्रंथ लिखा गया तब से लौकिक संस्कृत का आरंभ हुआ, ऐसा मानते हैं। रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, फिर महाकवि कालिदास के काव्य आ गए, फिर कहीं अश्वघोष का ग्रंथ आ गया, कहीं भास के 13 नाटक आ गए। ऐसे संस्कृत में अनेक अनेक ग्रंथ लिखे जाने लगे। इतना समझ आया। अब बहुत समय तक ये चलता रहा जब तक इसकी व्याकरण नहीं बनी थी। भाई व्याकरण बनी तो ऐसा हो जाता ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई एक मंदिर है, ये मंदिर है भाई, इसमें अभी सब लोग जा सकते हैं, किसी के लिए वो तो नहीं है, रोक टोक तो नहीं है, आप सभी लोग जा सकते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे निर्धन हो, चाहे अमीर हो, कोई भी जा सकता है। लेकिन अगर उसमें कोई नियम बना दिए जाए मंदिर में प्रवेश करने के लिए, तो क्या सभी लोग चले जाएंगे? फिर नहीं जा पाएंगे। अगर भाई मंदिर का एक मान के चलिए, कल्पना कीजिए कि मंदिर में जो पुजारी बैठता है उसने कह दिया कि भाई देखिए, जो सफेद वस्त्र और नवीन वस्त्र धारण करके आएगा वही इस मंदिर में प्रवेश का अधिकारी होगा, माने प्रवेश वही कर सकेगा। तो जिसके पास सफेद वस्त्र नहीं है वो कैसे जा पाएगा ना? जिसके पास नए वस्त्र नहीं है वो कैसे अंदर जा पाएगा? तो एक माने
एरिया बना दिया ना, उन्होंने एक क्षेत्र बना दिया। तो वैसे ही भाई संस्कृत का जैसे ही व्याकरण बना, तो जो लोग उस व्याकरण में खरे उतर रहे थे, जो लोग उस समय जो संभाषण चल रहा था, जो उस समय वार्तालाप कर रहे थे, जो लोग शुद्ध संस्कृत में बातें कर रहे थे, वह उसी भाषा में जो है बातें करते रह गए। और जो लोग स्पष्ट वार्तालाप नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक भाषा आई संस्कृत से, पाली भाषा। कौन सी भाषा है? पाली। अब उस समय महात्मा बुद्ध अवतरित तो हो ही गए थे। महात्मा बुद्ध की भाषा है पाली। महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा कौन है? पाली। अब ये लोग पाली को सरल मान करके पाली में बोलने लगे। हो सकता है कि भाई पाली भाषा जब चल रही हो, उस समय ऐसा कोई विद्वान हो गया हो कि उसने पाली भाषा का भी अपना एक व्याकरण ग्रंथ बना दिया हो, तो उसका भी क्षेत्र सीमित हो गया। तो जो लोग शुद्ध पाली नहीं बोल पा रहे थे, वो लोग अब प्राकृत भाषा को अपना लेंगे। ये इसके बाद आने वाली भाषा है प्राकृत। भाई हो सकता है पाली का जो यदि समय निर्धारित किया जाए तो आप 500 से 1 ईस्वी तक मानिएगा, इतना ही इसका समय है। और ये पाली भाषा महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा है, या बुद्धोपदेश की भाषा का नाम जो है पाली है। अब प्राकृत आई, तो प्राकृत का यदि समय निश्चित करना हुआ तो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी के मध्य जो है प्राकृत चली होगी, ऐसा जो है इतिहासकार मानते हैं। 500 वर्षों का अंतर बताया कि भाई कोई भी भाषा हो 500 वर्षों तक तो चली ही होगी, नहीं चली होगी? चली होगी आराम से। तो संस्कृत चलती रही 1000 वर्षों तक, या शुरुआत ही से चलती रही 500 ईसा पूर्व तक जो है आपकी संस्कृत चली। इसके बाद 500 से प्रथम ईस्वी तक आपकी पाली भाषा चलती रही 500 वर्षों तक। जब महात्मा बुद्ध ने जो है अपने उपदेश दिए, कहीं सारनाथ में, कहीं जो है यहाँ ना, तो वह जो है पाली भाषा है। अब पाली के बाद आने वाली भाषा है प्राकृत। हो सकता है पाली से जो है थोड़ा कम सरल हो, पाली से सरल भाषा कौन है? प्राकृत। तो प्राकृत भाषा को चलाने वाले कौन है? महावीर स्वामी। महावीर उपदेश की भाषा का नाम कौन है? प्राकृत। महावीर उपदेशों की भाषा है प्राकृत। अब प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई? प्राकृत के बाद अवहट आ जाएगी डायरेक्ट, अपभ्रंश। अब भाई प्राकृत के अपभ्रंश फूटेंगे, अपभ्रंश। अब प्राकृत के अपभ्रंश फूटे, और अपभ्रंशों की संख्या जो है हुई 7 अपभ्रंश जो है इससे निकले थे। जगह जगह पर उस समय जो है 16 महाजनपदों का काल चला करता था ना, तो भाई यहां 7 अपभ्रंश फूटे। 7 अपभ्रंश जो है देख लीजिए, सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, खस, एक और है ना पैसाची। ये है भाई सौरसैनी, सूरसेन। सूरसेन पहले किसका नाम था? सूरसेन पहले किसे कहा जाता था? नगरों का प्राचीन नाम नहीं पढ़ा महाजनपदों के काल का, फिर किसको कहा जाता था? सूरसेन से सौरसैनी बनी ना। सूरसेन पहले मथुरा का नाम हुआ करता था ना, आधुनिक नाम मथुरा है, लेकिन उसको पहले सूरसेन कहा जाता था। और सूरसेन में जो भाषा प्रयोग की जा रही थी उसका नाम सौरसैनी था। वैसे ही मागधी, मगध की भाषा का नाम मागधी। भाई जैसे हम लोग कह नहीं देते कि सिंध की भाषा का नाम सिंधी, पंजाब की भाषा का नाम पंजाबी ना, ऐसा ही तो ये है कि मगध पहले किसको कहा जाता था? पटना को ना। तो
यहां जो है पूरा जो बिहार रहा वह जो है मागधी बोलने वाला था। अर्ध मागधी माने आधा मगध मान लो, आधा उत्तर प्रदेश मान लो, चूंकि दोनों लगे लगे हैं तो आधा उत्तर प्रदेश, आधा जो है आपका मगध प्रांत, वह जो है मागधी बोलने वाला था। ऐसे करके जो है इनके 7 अपभ्रंशों की रचना हुई। 7 अपभ्रंश जब जो है फूट गए तो हो सकता है कि भाई सौरसैनी बोलने वाला कोई मनुष्य आपका एक स्थान पर मिला हो, एक स्थान पर रहता हो, काम करने की तलाश में चला गया हो। जैसे हम लोगों में नहीं, कोई उत्तर प्रदेश का बालक है या कोई व्यक्ति है, कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति है, कोई राजस्थान का व्यक्ति है। हो सकता है कि भाई तीनों व्यक्ति जो है आपस में एक ही साथ एक ही कक्ष में रहने लगे हों ना। तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि आप जो है, हो सकता है कि भाई साउथ की भाषा नहीं जानते, आप कन्नड़ भाषा नहीं जानते, आप पंजाबी नहीं जानते, लेकिन आप पंजाब में चले जाएं, जब वहां जो है पंजाबी लोगों के साथ में आपको जो है सारा वक्त गुजारना ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भाषा उनकी जानने ना लगो, वो भाषा कुछ आपकी ना जानने लगे, ऐसा होता है। तो वैसे ये है कि सौरसैनी बोलने वाला कोई व्यक्ति यहां आया होगा, ऐसे ही मागधी बोलने वाला कोई आया होगा, अर्ध मागधी बोलने वाला कोई आया होगा। तीनों व्यक्ति परस्पर एक स्थान पर मिल जाते हैं। अब तीनों की भाषा मिक्स हो गई, मिश्रित हो गई। जब तीनों की भाषा मिश्रित हो गई, सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, तीनों की भाषा मिश्रित हो गई, तो इसी का नाम जो है, जो मिश्रित भाषा हुई, इसी का नाम पुरानी हिंदी रख दिया गया। क्या कह दिया गया? पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी नाम निकल आया। अभी लेकिन पुरानी है, नई नहीं आई। पुरानी हिंदी को अवहट्ट का नाम दिया गया था। पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया गया? अवहट्ट। बस अवहट्ट के बाद जो है आपकी हिंदी आ जाएगी। जिस समय पुरानी हिंदी चल रही थी, भाई ये सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, एकदम से थोड़ा ना जो है वो स्वच्छ जल आने लगता है, तो आप नलकूप लगाओगे तो पहले तो जो है गंदा पानी निकलेगा तो पानी, लेकिन जो है थोड़ा वैसे निकलेगा, उतना साफ नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप चलाते रहोगे तो फिर एकाएक वो जो है साफ निकल आता है। वैसे ही पुरानी हिंदी का समय चलता रहा 200 वर्षों तक चला होगा। इसके बाद जो है 1100 ईस्वी के समकक्ष में आपका जो है हिंदी का काल आ गया था। 1100 से 1300 से ऐसे करके जो है विभाजित हुआ ना, फिर इसके बाद भी विभाजन हुआ। अवहट्ट के बाद सीधा हिंदी आ गया था, इतना जो है मान लीजिए। भाई इसका जो समय है वह 500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व वो ईस्वी के मध्य चला, और यहां अवहट्ट का काल 900 से लेकर के 1100 ईस्वी के मध्य चला। अब 1100 के बाद में आपकी हिंदी आ गई थी। अब हिंदी साहित्य का जो काल रहेगा वह जो है, अब हिंदी साहित्य का काल विभाजन होगा। अब हिंदी साहित्य के काल का विभाजन होगा कि एक तो प्राचीन हिंदी होगी, एक मध्यकालीन हिंदी होगी, और एक आधुनिक हिंदी होगी। प्राचीन हिंदी होगी तो वह जो है कुछ थोड़ा अलग टाइप की होगी, मध्यकालीन हिंदी में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, फिर आधुनिक हिंदी में पूरा परिवर्तन हो जाएगा, रहेगा ना। ऐसे करके इसके जो है समय को हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, इसका जो है जो पूरा वो रहेगा, इसको अभी लिखना नहीं है, कल जो है विधिवत तरीके से उसको लिखवाएंगे। ठीक है।